हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जानेंगे। पिछले सारे वीडियो से आप लोगों को ये तो पता लग गया है कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था और वहाँ के राजा ने कुर्सी छोड़ दी थी और वहाँ पर जो अब सत्ता में आ चुकी थी वो थी वीमर रिपब्लिक। लेकिन वीमर रिपब्लिक ने वर्साइल ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था। इससे जर्मनी की जनता उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, उसे हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता था। वीमर रिपब्लिक को लोग नवंबर क्रिमिनल के नाम से जानते थे। ये सब आप लोग जान चुके हो। अच्छा, अब ये चीज़ सोचो कि जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते थे, आखिर वो लोग क्या चाहते थे और किस पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते थे। तो वो लोग जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे उसका नाम था स्पार्टिस्ट लीग। और जो स्पार्टिस्ट लीग थी वो बोल्शेविक के स्टाइल पर चलती थी। रशियन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने बोल्शेविक के बारे में पढ़ा है। तो वो जिस तरीके से पार्टी चलाता था अपना, यहाँ पर भी जर्मनी के लोग भी उसी तरीके की गवर्नमेंट की डिमांड करने लगे। वर्कर ने और सेलर्स ने बहुत सारे शहरों में अपने सोवियत्स बना दिए। बर्लिन के अंडर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस हद तक बढ़ गया कि वहाँ के लोग सिर्फ एक ही चीज़ की डिमांड करने लगे कि भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, वीमर रिपब्लिक हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप हमें सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट दो, हमें सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए जो कि स्पार्टिस्ट लीग दे रही है, हमें यही सरकार चाहिए। अब जो लोग स्पार्टिस्ट लीग को अपोज कर रहे थे और वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिक्स, ये लोग वीमर नाम के जगह पर मिलते हैं ताकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एक शेप दिया जा सके। इन लोगों को भी पता चला कि जनता क्या चाह रही है, स्पार्टिस्ट लीग लोगों को भड़का रही है। तो अब इन लोगों ने स्पार्टिस्ट लीग को दबाने के लिए, उसको क्रश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पुराने सिपाही रखे जाते थे और इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्री कॉर्प कहा जाता है। इनकी मदद से वीमर रिपब्लिक ने स्पार्टिस्ट लीग को पूरी तरीके से कुचल दिया, बुरी तरीके से उसको बदनाम कर दिया, बुरी तरीके से उसका हाल बेहाल कर दिया। अब स्पार्टिस्ट जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा वीमर रिपब्लिक से नाराज हो गए और उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी नाम की एक और पार्टी को बना दिया। अब जो लोग कम्युनिस्ट थे वे लोग सोशलिस्ट के कट्टर दुश्मन हो गए और सोशलिस्ट भी कम्युनिस्ट के कट्टर दुश्मन हो गए। कम्युनिस्ट वो लोग थे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी यानी कि स्पार्टिस्ट लीग को सपोर्ट कर रहे थे। सोशलिस्ट वो लोग थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, ये लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। लेकिन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कट्टर दुश्मन हो गए एक दूसरे के। इनकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई थी कि जब हिटलर पावर में राइज हो गया, फिर भी ये लोग एक साथ मिलकर कभी भी हिटलर का भी आगे चलकर मुकाबला नहीं करेंगे। इस हद तक ये लोग दुश्मन हो गए थे एक दूसरे के। और जर्मनी में अब पॉलिटिकल पार्टी तो दो हो गई थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी थी और एक वीमर रिपब्लिक तो थी ही। अब इन दोनों में से जनता उसी को सपोर्ट करती थी जो कि बदले की बात करे, बदला लेने की बात करे, अपनी देश की इज्जत की बात करे, जनता उसी को सपोर्ट करती थी। अब आप लोग ज़रा ये भी तो सोचो कि आखिर जर्मनी की जनता सिर्फ बदले की बात क्यों कर रही थी। इसका मेन कारण क्या था? इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। यही मेन कारण था पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन मतलब यही होता है कि उग्रवाद तरीके की राजनीति, यानी कि जो भड़काऊ भाषण दे, जो बदले की बात करे, उस तरीके की राजनीति लोग, जर्मनी के लोग पसंद करते थे। इसका मेन कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस। वे लोग मानते थे कि जो वीमर रिपब्लिक है इसने झुका, ये वर्साइल ट्रीटी में ये झुक गई, अपने देश का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से नहीं बन पाई, जिससे उन लोगों ने इसे ट्रीटी साइन करवाया। इसने ट्रीटी साइन किया और बहुत सारे पैसे उनको दिए। इस वजह से जर्मनी का आज इकोनॉमी इतना डाउन है। वे लोग सब का कारण वीमर रिपब्लिक को ही मानते थे। तो इसका जो मेन कारण था पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन का, वो था 1923 का इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी ने जो युद्ध लड़े थे वो सब लोन लेकर लड़ा था और अब बारी थी लोन को पे करने की। तो जर्मनी ने बहुत सारे लोन का पेमेंट
गोल्ड से किया। इससे क्या हुआ कि उसके जो गोल्ड रिजर्व थे वो धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगे, बर्बाद होते चले गए। 1923 में जर्मनी ने लोन पे करने से मना कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम पे नहीं करेंगे। तो इससे गुस्सा कर फ्रेंच आर्मी ने, फ्रांस ने जर्मनी के रूर एरिया को ऑक्युपाई कर लिया और वहाँ के जो कोयले के भंडार थे, कोल की जो माइनिंग थी, उसको अपना बता दिया कि भाई ये हमारा है, तुम पैसे नहीं दोगे ठीक है, हम तुम्हारी ये ज़मीन रख लेते हैं। जर्मनी इससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वीमर रिपब्लिक ने इस बार भी उनसे कुछ झगड़ा वगैरह मोल नहीं लिया, जिससे जर्मनी के लोग और भी ज़्यादा गुस्सा में आ गए। और उसने क्या किया, वीमर रिपब्लिक ने अपना दिमाग लगाया और पेपर करेंसी को छापना स्टार्ट कर दिया, प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई इनको पैसे ही नहीं चाहिए, पैसे छापते हैं और दे देते हैं इनको, आसानी से सब काम निपट जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर आज तुम काम करने जाते हो, तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, अगर तुम्हें रोज़ के 50 करोड़ रुपए बिना काम किए ही मिलने लगे तो क्या तुम कभी काम करने के लिए जाओगे? नहीं जाओगे। अगर सारे वर्कर को 50-50 करोड़ मिलने लगे रोज के, तो कब जाएंगे काम करने के लिए जब 50 करोड़ से ज़्यादा कोई देगा? इससे क्या होगा कि लेबर कॉस्ट बढ़ गया। इसी तरीके से जो दुकानदार है उसको 50 करोड़ रोज मिल रहे हैं तो दुकानदारी छोड़ देगा कि भाई कर कर क्या फ़ायदा, 5-10 का टॉफ़ी थोड़ी ना बेचूंगा, 50 करोड़ तो ऐसे ही रोज के आ जा रहे हैं, अब मैं तभी टॉफ़ी वगैरह बेचूंगा जब मुझे कोई 50 करोड़ से ज़्यादा देगा। तो महंगाई क्या होगी, बढ़ने लगेगी। लोगों की मोनोपोली जो है, दिमाग का जो स्टाइल है, साइकोलॉजी है, वो बदल जाएगी और पैसे के लोग डिमांड करने लगेंगे, लोग काम करना छोड़ने लगेंगे। यही जर्मनी के साथ भी हुआ, वहाँ पर प्राइस बढ़ने लगी, लोगों ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि सभी के पास अब पैसे हो गए थे और वहाँ पर महंगाई इस हद तक बढ़ गई थी कि अप्रैल में $1 24,000 मार्क्स के बराबर होता है। जर्मनी में जो करेंसी चलती थी उस वक्त उसका नाम था मार्क्स। तो 24,000 मार्क्स का मतलब $1 होता था। जुलाई में ये और बढ़ गया, 3,53,000 मार्क्स मिलकर $1 बनाते थे। अगस्त में ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो गया, अगस्त में 46,21,000 मार्क्स मिलकर $1 बनाते थे। और यदि बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क्स मिलकर $1 बनाते थे। और आगे चलकर ये जो फिगर था वो ट्रिलियन में चल गया, बहुत ज़्यादा हो गया। जो गुड्स की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक रोटी, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को बैलगाड़ी का, आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखे तो भाई स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, देख लेना। तो एक बैलगाड़ी में पूरा नोट को भरकर, पैसे को भरकर जब लोग लेकर जाते थे ना, तो उनको एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। सोचो महंगाई कितनी हद तक बढ़ गई। जब इस तरीके की महंगाई बढ़ जाती है तो इस सिचुएशन को हम लोग करते हैं हाइपर इन्फ्लेटेशन। ठीक, अब जर्मनी का दुख दुनिया भर के लोगों से देखा नहीं गया। उन लोगों को अब जर्मनी के प्रति सिंपैथी आने लगी और अमेरिका ने इसकी थोड़ी सी मदद करने के लिए सोचा और उसने एक डावेस प्लान लाया, जिससे जर्मनी को थोड़ा सा कुछ काम करवाकर उससे इस हद तक लाया जा सके कि वो अच्छे से लोन को पेमेंट कर सके, वहाँ के लोग भूखमरी से नहीं मरे। ठीक, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। तो अब तक के लिए टाटा, बाय बाय।